आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में इसको डेवलप विकसित किया गया है और लगातार 4 वर्षों से लगातार इसका संचालन स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि इसी के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता मिशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक बुधवार को तकनीकी ज्ञान अनुष्ठान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं और इसी के समानांतर भारतीय ज्ञान परंपरा पर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं आदरणीय त्रिभुवना शुक्ल महोदय के व्याख्यान के माध्यम से भी हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी 78वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है जिसका विषय है भाषा की बाधाओं का अंत, भाषणी डिजिटल भारत का नया सवेरा। और आज इस अवसर पर पहली बार हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं श्री अमिताभ नाग साहब। मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में लगातार जिनके प्रेरणा, जिनके ऊर्जा स्रोत से हम इन अंतर्राष्ट्रीय आभासी कार्यक्रमों का आप सभी को निःशुल्क रूप से हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी से, सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए हम सीधे तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे आभासी सुधीजन श्रोता जुड़े हैं, भारत के विभिन्न प्रांतों से मैं देख पा रहा हूँ लोग जुड़े हैं। इसके साथ साथ विदेश से भी हमारे कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय के अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि आज का जो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, भाषा की बाधाओं का अंत, भाषणी डिजिटल भारत का नया सवेरा। और जब हम भाषणी का नाम लेते हैं तो हम सभी जानते होंगे या रूबरू होंगे कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत भाषणी अर्थात भारत के लिए भाषा इंटरफेस की शुरुआत वर्ष 2022 में गांधीनगर गुजरात से हुई थी। और लगातार, कृपया अपने माइक को म्यूट रखें। लगातार अगर हम देखें तो इसका विकास लगातार जारी है। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित G20 सम्मेलन में इसका विभिन्न भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसके साथ साथ आप सभी भली भांति अवगत होंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो वास्तविक समय में भारत की अन्य आधिकारिक भाषाओं में इसी के माध्यम से जन जन तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सरकारी वेबसाइटों का अंग्रेजी से अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसी के माध्यम से अनुवाद किया जा रहा है। विशेष रूप से अगर देखें, मैं देख रहा था 2-3 वेबसाइट भारत सरकार के अंतर्गत जो मंत्रालय है, संचार मंत्रालय भारत सरकार का डाक विभाग है, उसका आप आधिकारिक वेबसाइट खोलकर देखेंगे और जैसे ही भाषा परिवर्तन करने का ऑप्शन चुनेंगे, सबसे पहले पॉपअप मैसेज आता है तो उसमें तुरंत आ जाता है कि यह जो अनुवाद प्रणाली है वो भाषणी के माध्यम से की जा रही है। और विशेष रूप से भारत जैसे बहुभाषिक देश में भाषणी मोबाइल एप्लीकेशन की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। खासतौर पर जब आप ऐसे प्रदेश में जाते हैं यात्रा के लिए या अपने किसी काम के लिए और उस समय उस प्रदेश की भाषा से आप अवगत नहीं है, ऐसे में भाषणी जो एप्लीकेशन है बहुत ही सहायक साबित होती है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो आइए इन तमाम जो विषय हैं, वास्तव में आज जो भाषणी है उसने जो भाषा के जो बैरियर हैं उनको समाप्त करते हुए लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से बेझिझक वो संचार कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आइए इन तमाम विषयों को हम और अच्छे से जानेंगे। और आज इस पटल का मैं जैसा कि कहा कि सौभाग्य है कि श्री अमिताभ नाग साहब जुड़े हुए हैं। संक्षेप में अगर एक शब्द में मैं कहूं सर को, तो डिजिटल भारत के युग दृष्टा के रूप में सर को सम्मान दिया जाता रहा है। अगर हम इसको अगर थोड़ा सा हम शायरी के अंदाज में हम कहें तो जवा की सरहदों को तोड़कर जो राह बुनता है, जवा की सरहदों को तोड़कर जो राह बुनता है, वहीं तकनीक की दुनिया में कल का ख्वाब चुनता है। और ऐसे शख्सियत के रूप में श्री अमिताभ नाग साहब हमसे जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सर से आग्रह करूं उसके पहले सर का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष मैं इस पटल पर रखना चाहूंगा। श्री अमिताभ नाग महज एक नाम नहीं बल्कि आधुनिक भारत के डिजिटल क्षितिज पर चमकता हुआ एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने तकनीक और संस्कृत के मिलन से एक नया इतिहास रचा है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के निदेशक और भाषणी प्रभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आप
राष्ट्रीय भाषा मिशन की कमान संभाल रहे हैं। आपका यह महती प्रयास देश के भीतर भाषा की हर उस दीवार को गिरा देने का संकल्प है जो दिलों और विचारों को जोड़ने से रोकती है। इसके साथ ही आप इंडिया एआई मिशन के तहत इंडिया डाटा सेट प्लेटफॉर्म, जिसे एआई को, तथा अनुप्रयोग विकास पहल के निदेशक के रूप में भी भारत को एक नई डिजिटल दिशा देने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं, हवाएं खुद बयां करती है रफ्तार ए सफर उनका, हवाएं खुद बयां करती है रफ्तार ए सफर उनका, जिन्होंने मंजिलों को अपनी मेहनत से तराशा है। तो हम जब आपका आत्म परिचय देखते हैं सर, तो मैं देखता हूं कि करीब 3 दशकों से भी लंबा आपका व्यावसायिक सफर रहा है। आपके अनुभव की गहराई और नेतृत्व की परिपक्वता जो है, इसकी बखूबी गवाही देती है। बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स व मार्केटिंग और आईटी प्रोजेक्ट्स के सफल क्रियान्वयन में आपको महारत हासिल है। आपने कई बड़ी व्यावसायिक इकाइयों का कुशल नेतृत्व करते हुए आईटी परिवर्तन, जिसे आईटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, के अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। कोफोर्ज, एचपी और टीसीएस जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों में भूमिका निभाई गई है आपके द्वारा। आपकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस बात का प्रमाण हैं कि आपके पास न केवल बड़े पैमाने की परियोजनाओं को संभालने का हुनर है, बल्कि विभिन्न कड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर कामयाबी की नई इबारत लिखने का भी एक विजन है। आपकी प्रतिभा और दूरदर्शिता की गूंज देश विदेश के हर उस मंच पर सुनाई देती है जहां तकनीक और नवाचार का उत्सव मनाया जाता है। इन सभी सक्रियताओं को देखते हुए आपको अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया गया है। एआई शिखर पुरुष के रूप में अगर हम देखें तो फोर्स इंडिया एसएल द्वारा आपको भारत के शीर्ष 30 एआई विचारकों, टॉप 30 इंडियन माइंड्स इन एआई में शुमार किया गया है। इसके साथ ही एम 100 ने भी आपको एआई के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैश्विक पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी सूची में शामिल किया गया है, और यह हम सभी के लिए गर्व का भी विषय है। तकनीकी प्रदर्शक के रूप में देखें तो एमआईटी स्लोअर मैनेजमेंट रिव्यू इंडिया ने आपको भारत में तकनीक और नवाचार के 100 सबसे प्रभावी लोगों की सूची में शामिल किया है। भारत के एआई इकोसिस्टम में आपके अतुलनीय योगदान को देखते हुए आपको एक्सप्रेस कंप्यूटर द्वारा डिजिटल ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साल 2024 में ग्लोबल स्पिन इनोवेशन समिट में आपको इम्पैक्ट लीडर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको स्कॉच अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। आई लॉन्ज मीडिया और गॉव कनेक्ट द्वारा आपको डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में शानदार नेतृत्व के लिए भी आपको सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त एआई वायस द्वारा आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में लीडरशिप अवार्ड भी प्रदान किया गया है। डिजिटल पटलों पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उसे नया गौरव दिलाने के लिए आपको संस्कृति निदेशालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी दिवस सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं जब इतना सम्मान, इतनी उपलब्धियां आपके बारे में मैं देखता हूं सर, तो मुझे 2 लाइनें याद आती हैं। संवारते हैं जो कल को, वो आज में नहीं रुकते, मंजिलें चूमती है कदम उनके, जो मुश्किलों के आगे नहीं झुकते। तो श्री अमिताभ नाग साहब का यह संपूर्ण जो जीवन वृत्त है, प्रेरणा की एक जीवंत किताब है हम सभी के लिए, जहां तकनीक सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक को सशक्त और एक सूत्र में पिरोने का एक पावन जरिया बन गई है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय अमिताभ नाग साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जितने आभासी सुधीजन श्रोता भारत के विभिन्न प्रांतों सहित विश्व के अनेक देशों से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक नई तकनीकी दृष्टि प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है, और इन सारी चीज़ों को कवर करने के कारण जो कि आप देखते हैं कि इंक्लूजन सर्विस डिलीवरी में सर्विस डिलीवरी को एक लास्ट माइल तक पहुंचाना, जो कि 2 चीज़ें हैं जो कि हमें प्रेरित करती हैं कि इस देश में हम कुछ बदलाव लाएंगे, क्योंकि देश का जब लास्ट माइल एम्पावर्ड होगा, इंक्लूसिव होगा, तो आप देश को प्रगति की तरफ ले पाएंगे। क्योंकि और हिंदुस्तान गांव में बसता है,
गाँव की प्रगति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और गाँव की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम उनको ये कहते रहेंगे कि अंग्रेज़ी पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। और ये शायद हम में से सभी ने सुना होगा किसी समय में, हमारी जनरेशन ने तो सुना ही है। और इस एक वाक्य को हमें बदलना होगा ताकि हम सभी को कह सकें कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़िए, विचार करिए। ओरिजिनल थिंकिंग जो है वो आपकी मातृभाषा में हो तो आपका जीवन जो है और आपकी जो रीजनिंग है, आपका जो इनोवेशन है वो ज़्यादा निखरेगा। दूसरी भाषाओं से हमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है खिंचाव, तो हमारा मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि आप दूसरी भाषा ना सीखें। हमें यही लगता है कि आप सारी भाषाएं सीखें, बट ये एक बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि आप ये वाली भाषा ही पढ़ेंगे। तो अब अगर हम इस बात तरफ देखें तो इस डायरेक्शन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। और कुछ कई मतलब हमने कोशिश ये की कि हम एक तरह से स्टैंडर्डाइज करें। और डिजिटल सिस्टम्स जब आए, जो कि उसमें अंग्रेज़ी का प्रभाव काफ़ी था, तो काफ़ी चीज़ों को हमने उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। मतलब इट इज़ वो मतलब देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने ही एफर्ट किया है, काफ़ी और लोगों ने एफर्ट किए हैं और ये एफर्ट मेरे इस फील्ड में आने से पहले से चलते रहे हैं। बट कुछ हद तक फॉर्चुनेट कहिए, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी और का समावेश इस तरह से कुछ हुआ कि जब जीपीयू आए और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत आसान ज़रिया मिल गया। आसान इन द सेंस, एक तरह से इस तरह का ज़रिया मिला कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काफ़ी जल्दी लैंग्वेज को डिजिटलाइज कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज रूल बेस्ड सिस्टम में हो रहा था। रूल बेस्ड सिस्टम में हम ग्रामर्स के बेसिस पे रूल्स बना रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इसको हम करें। वो रिसर्च भी हमारे काफ़ी काम आया जब हमने एआई सिस्टम्स को अपनाने का शुरुआत की। बट इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जब इंडिया ने ये चीज़ सोची और भारत ने ये चीज़ सोची और ये आपको भारतीय सरकार का ये आपको फॉरवर्ड थिंकिंग को आपको दाद देनी होगी कि जब एआई शुरुआत कर रहा था तभी इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में शुरुआत कर दी थी। 2022 में जब ये लॉन्च हुआ था तब एआई इतना जनरलाइज नहीं था, लोगों ने सुना था उसके बारे में, पर जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी पिछले 4 साल में बढ़ी है, ये इस बात को चिन्हित करता है कि हम लोगों ने और हम लोगों को इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी अपनाने की कोशिश की जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हेलुसिनेशन, रॉन्ग ट्रांसलेशन, ये सारे विषय चिंताजनक हैं और इनको एड्रेस करना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये टेक्नोलॉजी अपनाए नहीं। वो एक बहुत बड़ा चिन्ह है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने ये असाइनमेंट में ज्वाइन किया था तब मेरे पास 2 चॉइसेस थी। एक तो इस टेक्नोलॉजी को लैब में रहने दिया जाए और फिर बाद में जब ये बहुत ठीक हो जाए तब हम इसको बाहर लाएं, और दूसरा हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हुए बाहर लाएं और लोगों से, और जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनसे फीडबैक पूछें, उनको हम आगे बढ़ाएं। तो हमारे लिए हमने दूसरा रास्ता चुना, और चुन के जब हमने दूसरा रास्ता चुना तो ये रास्ता ठीक था। आज ये प्रूव कर रहा है, आज ये सिचुएशन जो है हमारे जितने भी लोग हैं वो प्रूव कर रहे हैं। तो जब हमने ये रास्ता चुना था कि हम एआई बेस्ड ट्रांसलेशन करेंगे जिससे कि इंक्लूसिविटी आएगी, तब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कुछ सीमाएं हमने तय की थी ताकि हम स्टार्ट कर सकें। मतलब वो सीमाएं ऐसी नहीं थी कि वो वहीं तक हमें जाना है, बट वो शुरुआत के लिए गोल्स थे। तो शुरुआत के लिए क्या गोल्स थे? हम 22 लैंग्वेज में पहले ट्रांसलेशन अटेम्प्ट करेंगे। 22 लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, 8th शेड्यूल में है। हम 5 प्रॉब्लम्स को साथ में लेके चलेंगे। मतलब 5 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं कि अगर मैं बोलता हूँ किसी भी 22 भाषा में तो डिजिटल सिस्टम वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो दैट इज़ ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन जो अंग्रेजी में बोला जाता है, या कंप्यूटर हमें समझने की कोशिश करेगा हमारी अपनी भाषा में और 22 भाषाओं में।
फिर हमने दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, तो दैट इज टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। और वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हमारा दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा, और वो 22 लैंग्वेज में बाई डायरेक्शन होना चाहिए। 22 लैंग्वेज में दोनों, मतलब अगर आप हिंदी टू तमिल चाहें तो हिंदी टू तमिल हो जाए, तमिल टू हिंदी चाहें तो तमिल टू हिंदी हो जाए, या मणिपुरी टू डोगरी हो जाए और डोगरी टू मणिपुरी हो जाए। ये हमारा सबसे बड़ा उस वक्त का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था या चैलेंज स्टेटमेंट था। तीसरा था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमसे अपने भाषा में बात करें। अगर मुझे हिंदी आती है तो कंप्यूटर सिस्टम हिंदी में बात करे तो वो टेक्स्ट टू स्पीच हो जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच में आप एक कई भाषाओं से बात कर सकते हैं। तो हमने पहले सिचुएशन में 22 भाषाओं को चुना, तो ये आपका एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। फिर हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं डिजिटल प्रिंट की हुई हैं, प्रिंटिंग भाषा में है, तो वो हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं, जो कि हम उस प्रिंटेड भाषा को, प्रिंटेड चीज़ को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन विच इज OCR। एंड देन वी हैड, मतलब हमारी हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नाम हैं जो डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे देश में करीबन 16 लाख जगहों के नाम है, 16 लाख जगहों के नाम है, जिसमें से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी शायद 270, मतलब 2,70,000 ही आए हैं। वो अभी 6 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, बट 16 लाख नहीं है। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसमें कि वो 22 भाषाओं में जगहों के नाम को डिजिटलाइज करेंगे, जिससे कि सारे लोगों को अपीयर हो सके। तो मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम बता रहा हूँ जिसकी डिजिटल प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें अपने जब हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, इन सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 5 ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, ये जब सारी पांचों प्रॉब्लम्स को हमने करना शुरू किया था, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी बाधा थी वो बाधा थी डेटा की। अगर आपके पास AI मॉडल्स आपको बनाने हैं और आपके पास डिजिटल डेटा नहीं है, जो कि हमारी भाषाओं में नहीं था, तो आप इस चीज़ को कभी कर नहीं सकते, मतलब इसको AI मॉडल्स आप बना नहीं सकते। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम मॉडल क्या बनाएंगे। तो फिर एक बहुत नया तरीका सूझा हमें, जो कि वर्ल्ड में और विश्व में पहली बार हुआ था। वो ये था कि हमने लोगों को हायर किया और उनको एक मोबाइल पे एक, या उनके पास गए, उनको कहा कि आप इस चीज़ के बारे में कम से कम 5 मिनट बोलिए या लिखिए, और उसको फिर एक और लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करिए। जब हमने ये सारा कुछ किया तो हमारे पास डिजिटल डेटा आने लग गया। तो ये हमने, मतलब ये तरीका जो है स्पीच डेटा, टेक्स्ट टू स्पीच डेटा, टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए, सबके लिए किया, जो कि लो लैंग्वेज रिसोर्सेज में था। दूसरी चीज़ ये थी जो कि इट वाज अ गुड थिंग, कई बार ये कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शन के कारण भी होता है, कई बार ये व्यवहारिक भी होता है, कि हमने 70 इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट किया। तो अगर हमें मणिपुरी लैंग्वेज चाहिए तो हम NIT मणिपुर के पास जाएंगे, क्योंकि उस जगह पे लोकल डेटा भी अवेलेबल होगा, और जब आप AI मॉडल बनाएंगे तो उसको टेस्टिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो हमने 70 इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए ये एक मॉडल बनाया। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ते गए और हम करीब 350 मॉडल्स हमने बनाए हैं, जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन करते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इनका ये आपका एक बेस बन गया। इन सारे मॉडल्स को और जो हमने डेटा सेट्स बनाए हैं उसको हमने ओपन सोर्स कर दिया। तो आज की तारीख में अगर आप देखते हैं ट्रांसलेशन, लैंग्वेज, AI के उसमें पटल में, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लें तो उसमें भारतीय भाषाओं में काफ़ी काम हो रहा है। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने जो बनाया वो ओपन सोर्स किया, ताकि लोग उस पर फर्दर रिसर्च कर सकें, और इस इकोसिस्टम को हमने एक तरह से बढ़ाया। तो ये सरकारी मिशन का एक बहुत बड़ा काम हो गया। दूसरी चीज़ जो हमने इसके साथ की वो हमने ये किया कि हमने 22 लैंग्वेज की बात करना शुरू की। पहले लोग 5-6 लैंग्वेजेस की बात करते थे जिनके बोलने वाले लिखने वाले ज़्यादा थे, बट हमने जब 22 की भाषा की तो लोगों ने 100 की बात करने शुरू कर दी। वो हमारे लिए अच्छा है। और
हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो आके 100 भाषा 150 भाषा जितनी भी हमारी भाषाएं हैं और जो भाषा विलुप्त भी हुई हैं उन भाषाओं को फिर से पुनर्जीवित करे, ये हमारा प्रयास है। और हम इसमें लोगों को एनकरेज करते हैं और हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम लैंग्वेज को कैसे डिजिटलाइज कर सकते हैं और उदाहरण नहीं बनेंगे, तो इंडस्ट्री भी उस चीज़ से हाथ हटाएगी। तो इसलिए हमको टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी। हालांकि टेक्नोलॉजी बनाना मिशन का एक्चुअली काम नहीं होता है। मिशन का काम होता है कि उस इकोसिस्टम को बढ़ाना जिससे कि इस तरह की सारी व्यवस्था हो सके। बट हमें बनाना पड़ा, पर हमने उसके लिए जो बनाया हमने वो ओपन सोर्स किया। फिर जब ये सिचुएशन बन गई कि हमारे पास एआई मॉडल्स आ गए, तो अब सर्विसेज देने की बारी आई, क्योंकि अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब करीब 2023 के आसपास आपके पास सारे मॉडल्स थे, पर आप उसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो 2023 में भी और 24 में अगर आप बात जाएंगे तो बहुत से लोग टॉय प्ले करते थे, मतलब दिखाते थे, टीच करते थे कि देखिए हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। अब उसमें कुछ खराबी आती थी तो कहते थे कि इसको ठीक कर रहे हैं, पर जब ठीक करेंगे तब आएंगे। बट उनका असली मकसद ये नहीं होता था कि टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करें, एक टॉय प्ले कराते थे कि खिलौना दिखा दिया। तो हमने फिर डिप्लॉयमेंट को एक अपना बहुत बड़ा मतलब मिशन बनाया और हर चीज़ हर जगह पे जहाँ पे कि आपका डिप्लॉयमेंट हो सकता है उस जगह पे डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश की। तो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, जैसे आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन होता है, जैसे आपका वेबसाइट होता है, जैसे आपका टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है। ये सारे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, इसके लिए हमने रेफरेंस प्रोडक्ट्स बनाए। तो जो अभी जो उमेश जी कह रहे थे, हमने एक भाषणी मोबाइल ऐप बनाया जो कि फ्रीली डाउनलोडेबल है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस अनुष्ठान के दौरान उसको डाउनलोड भी करें ताकि आप उसके बारे में हमें फीडबैक दे सकें। हम उस टेक्नोलॉजी को मार्केट में ले गए विथ कैवियट। एक हमने लोगों को एक चीज़ कही कि देखिए ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, क्योंकि एआई एक बच्चे की तरह है। अब उसको डेटा छोटा सा मिला है, डेटा था नहीं। उस बच्चे ने सिर्फ 100 किताबें पढ़ी या 100 वीडियो सुने या 100 बार उसने रिहर्सल किया है डिबेट में जाने का, उसको शायद 1000 की ज़रूरत थी। बट वो 1000 चीज़ें आप दीजिए, मतलब आप फीडबैक दीजिए जिससे कि हम उसको और ग्रो कर सकें। और मुझे इस खुशी है ये बात की कि इस इंडिया में और सरकार ने और बहुत सी अदर दूसरी अनुष्ठानों ने ये माना कि यही तरीका है जिससे कि हमें आगे बढ़ा सके, और हमको इसमें काफ़ी सफलता मिली, काफ़ी सपोर्ट मिला। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आज हम जिस सिचुएशन में हैं, हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया जिससे कि हम इसको जितने भी एआई मॉडल्स है उसको हम एपीआई की तरह एपीआई सर्विस के थ्रू देते हैं, तो वो करीब 700 करोड़ ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं आज की तारीख में। 2023 एंड में लॉन्च हुआ था और करीब 1.5 साल में ये 700 करोड़ बार हमारा प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस हुआ है। ये मतलब ये आपको मतलब उसके पास ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट गई है जिसको कि उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है 700 करोड़, और दिन का ये चीज़ करीब 1.5 करोड़ का है। हमारे प्लेटफॉर्म पे 1.5 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जिसको कि हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि आपको काफ़ी सहूलियत देता है और कई चीज़ों में ट्रांसलेट करता है। तो अब हम कुछ यूज़ केसेस की बात करते हैं। जब हमने इतना इस प्लेटफॉर्म को बना लिया, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कुछ यूज़ केसेस की बात करते हैं जिसमें कि हमने इसको किया। आज की तारीख में करीब 800 से ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो भाषणी के उसमें चल रही है 22 लैंग्वेज में, और उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑल मेजर वेबसाइट्स जो सरकार की हैं वो 22 लैंग्वेज में आज ट्रांसलेट हो सकती हैं। और जब इसमें हमारा सबसे बड़ा यूएसपी ये होता है कि हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप इसका ये वाला वर्ड जो है, ये वाला शब्द जो है ये आपका, इसका कुछ नहीं करेंगे। हम कस्टमाइज करते हैं ट्रांसलेशन को बेस्ड ऑन द ग्लॉसरी। तो हर फील्ड की एक ग्लॉसरी होती है और उस ग्लॉसरी से हम जिसको कि फोर्स ट्रांसलेट करना होता है, वो आपके पास एक स्कीम है कि वो उसका नाम आपने सुविधा रखा हुआ है। तो यू विल नॉट ट्रांसलेट इट टू ईज व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग इट टू इंग्लिश। तो आप
वो चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और इस जो नियर टू कस्टमर है, जो हमारी भाषाओं को समझते हैं, हमारे चैलेंजेस को समझते हुए जो ये काम करना, ये और कोई नहीं करता आज की तारीख में, राइट? एवरीबडी सेज दैट कि आप उस लैंग्वेज को चेंज करिए या फिर कुछ और करिए जिससे कि ये कर सके, जिसके कारण हमारा ट्रांसलेशन सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है, राइट? और ये चीज़ जो है ये काफ़ी लोगों से यूज़फुल हो रही है। जब हम ये करने लग गए, जो कि हम ट्रांसलेशन करने लग गए हैं, तो मतलब वेबसाइट जब हम ट्रांसलेट करने लगे हैं, तो उसके बाद उसके साथ एक्सेसिबिलिटी की चीज़ आती है, तो टेक्स्ट टू स्पीच आता है। तो वेबसाइट में टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर्स अब आने लग गए हैं, तो लोग अपनी भाषा में वेबसाइट में जो लिखा हुआ है, सो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन विच वाज बेसिकली अ प्रेरोगेटिव ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैज़ गॉन अवे। और ये हमें बहुत प्राउड है हमें ये कहने में। हमने फिर दूसरी चीज़ों को देखना शुरू किया कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन शुरू करेंगे तो 22 लैंग्वेज तो ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या होगा? तो हमने फिर हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की है। मिज़ो, खासी, गारो, अभी हम नागामीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बोधी के बारे में बात कर रहे हैं, गढ़वाली के बारे में बात कर रहे हैं, कुमाऊँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ऐसी सभी भाषाओं को इस पटल पे लाना चाहते हैं। हमने अभी भीली लैंग्वेज को नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में डिजिटलाइज़ किया है, और डिजिटलाइज़ करने के बाद उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। उससे हमें कई सर्विसेज दी जाएंगी, और ये सर्विसेज जो हैं, तो आप सोचिए कि अगर एक भीली लैंग्वेज का जो बोलता है और जो भाषा लिखित में नहीं है, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट जो है हमने अभी मराठी चूज़ की है। अगर हम उस स्क्रिप्ट को, अगर वो ये पता कर सके कि उसके लिए क्या स्कीम है, किसी सिस्टम से बोल के, और उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो एटलीस्ट इंक्लूजन की दिशा में पहला कदम होगा, राइट? अब जब हमने ये सब किया, तो इसके बाद अब जो वॉइस का फीचर है वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। फिर हमने सारे स्टेट से बात की कि देखिए हमने इतना काम कर लिया है, अब आप हमारी मदद करिए। तो हमने करीब 25 स्टेट्स के साथ एमओयू साइन किया है कि भाषा को आगे बढ़ाएंगे, यूसेज को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे सिटीजन्स को हम वो करेंगे। उसके साथ साथ हमने मिनिस्ट्रीज़ को भी के साथ साइन अप किया है कि आप हमारे साथ ग्लॉसरीज बनाइए। हमने आरबीआई के साथ किया है कि भाई फाइनेंशियल डोमेन में अगर आप देखें तो सारी नैरेटिव्स इंग्लिश में हैं। अगर कोई भी नैरेटिव फाइनेंशियल डोमेन में बात करने का, फाइनेंशियल, स्टॉक, बिजनेस, ये डोमेन जो है आपके विलेज, और जो भाषाई जो बाधाएं हैं, ये इन फील्ड में बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी आप जो है वो पुरानी उसी सोच में है कि आपको अंग्रेज़ी पढ़ के करना पड़ेगा। आप अगर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि आप अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती है। जबकि एक चाइनीज़ जो है वो फर्राटेदार चाइनीज़ बोल के आपसे बिजनेस कर लेगा, जापानीज़ जो है फर्राटेदार जापानीज़ बोल के आपसे बिजनेस कर लेगा। आप हिंदी बोल के बिजनेस नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी हमारे पास नोशनल थिंकिंग माइंडसेट बना हुआ है, जो कि हमें चेंज करना है, और वो चेंजिंग जो है अभी तक हुआ नहीं है, अब होने की कगार पे। तो जब हमने ये सब किया, ये जब हमने सारे मॉडल्स बनाए, तो फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा चॉइस आया कि यूज केसेस क्या करें, राइट? तो इंटरेस्टिंगली जब हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो हमने बात की पंचायती राज मिनिस्ट्री से। पंचायती राज मिनिस्ट्री के पास एक सॉफ्टवेयर था, ई ग्राम स्वराज, जो कि एक, अगर आप मतलब ईआरपी, मतलब पूरा का पूरा एंटरप्राइज प्लानिंग रिसोर्स का टाइप का सॉफ्टवेयर था, जो पंचायत में यूज होता था। इंटरेस्टिंगली वो सारा अंग्रेजी में था, तो उसको हमने रीजनल भाषा में कवर किया। फिर उन्होंने एक यूनिक यूज केस निकाला, जो उनकी मीटिंग्स होती हैं पंचायत की, जो कि ओपन मीटिंग्स होती हैं, और वो मतलब लोग अपने चैलेंजेस डालते हैं, जिसके बेसिस पे पॉलिसी बनती है। वो पहले मीटिंग्स तो होती थी, उसका फिर अंग्रेजी में एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बनता था, कुछ कुछ जगह से हिंदी में आता था, और वो मंत्रालय तक आता था। तो मंत्रालय जो है वो उसको मतलब कई बार यह होता था कि वो सरपंच और सचिव का ही मन देता था, और किसी चीज़ का मन नहीं देता था। तो अभी हमने क्या किया है, उन्होंने ही किया है कि ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये पूरी की पूरी आपकी उसमें होती हैं, मतलब ऑडियो में होती हैं। उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके फिर ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसक्राइब करके वो मिनट्स अपने आप बन जाते हैं।
थोड़े एक वेटिंग के बाद वो पंचायती राज पहुंच जाते हैं। तो आजकल लोग जो है मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। जो सिटीजन बोल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड होकर ट्रांसक्राइब हो रहा है, ट्रांसक्राइब होकर उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बन रही हैं और वो सीधे सीधे पहुंच रही हैं। आप अगर सभासार पोर्टल पे जाएंगे, आप अगर गूगल के सभासार करेंगे सभासार पे, तो अभी वहां पे 3 लाख वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपकी ग्राम पंचायत जो है वो 1.5 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी लैंग्वेज में 3 लाख वीडियोस अपलोड कर दी है, जिसके कि मिनट्स ऑफ मीटिंग अपने आप बने हैं। दिस इज डिप्लॉयमेंट एट स्केल और एट द लोएस्ट लेवल, राइट। अब दूसरी चीज पे आइए कि अभी हमने एक वॉइस जर्नी का बहुत बड़ा वो शुरू हुआ था। एक बार मिस्टर सत्या नरेला आए थे माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने बताया था कि कैसे फार्मर्स कर सकते हैं, वो कभी डिप्लॉयमेंट में आया नहीं। तो अभी हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि आप जो जिसके साथ कोई अन्याय हो रहा है वो आके उस चैटबॉट पे पूछे। न्याय सेतु नाम का वो चैटबॉट है, आप उसको अगेन डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज फ्रीली डाउनलोडेबल। आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरी जमीन किसी ने हड़प ली तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो वो उसको आपको वॉइस में आंसर देगा। आप हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, मैथिली में बोलिए, भोजपुरी में बोलिए, कुछ भी बोलिए। ये सिस्टम लाइव है आज की तारीख में। वो साथ में आपको ये भी बताएगा कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है और आपको मुकदमा करना है तो आप टेली लॉ में प्रो बोनो में कैसे लॉयर ले सकते हैं। दैट इज रियल इंक्लूजन। दैट इज समथिंग इफ इट इज यूज्ड बाय कॉमन पीपल ही, मतलब अब आप जो एक गांव में झाबुआ में रहता है उसकी बात तो छोड़ दीजिए कि वो पुलिस और न्यायालय कब जाएगा। हम लोग ही हमारे साथ कुछ होता है तो हम पुलिस और न्यायालय जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, और 100 बार इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी नॉलेज डेफिशिएंट है, पहली चीज। मतलब दूसरी रीजन हो सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ कैसे पुलिस कैसे लेगी, कौन सा क्या बताएगी, और न्यायालय में लॉयर क्या बताएगा, लॉयर जो बताएगा उसके पैसे कितने लगेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम, राइट। और ऐसी सिचुएशन किसी के साथ न आए, सब यही प्रार्थना करते हैं। और लोगों के जीवन में ये सिचुएशंस कम आती हैं क्योंकि हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं जो नॉर्मली रहते हैं। दैट इज अनदर थिंग। अब इसी के आगे बढ़, हाँ जी। तो अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई जो कि आप वेबसाइट उसमें लोड कर सकते हैं। आपने मोबाइल ऐप के बारे में तो बोला ही था। तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो कि अगेन आपके यूज़ के लिए होगा और जो जनसाधारण के लिए होगा, और वो सैटरडे को लॉन्च हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर की जो ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर आप अगर आपको ग्रीवेंस देना है तो वो वॉइस जर्नी के थ्रू अपने लैंग्वेज में हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जाके वहाँ पे अपनी व्यथा बताएंगे और सिस्टम फिर ये बताएगा, सिस्टम अपने आप पता कर लेगा कि आपका नाम क्या है, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, और अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए, आपने अपना फ़ोन नंबर बताया नहीं है। तो उस तरह की कॉन्वर्सेशनल चीज़ जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सैटरडे को लॉन्च हो रहा है और आप सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। फिर अगर आप दीक्षा पोर्टल पे जाते हैं तो आपकी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। तो आप मतलब अपनी लैंग्वेज में आप किताबें पढ़ सकते हैं। ये एक फैसिलिटी आपके मतलब आई डोंट नो कितने लोग यूज़ करते हैं, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी यूज़ करते हैं इस चीज़ को। और स्टूडेंट्स जो हैं आपसे यू नो उस लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप उस भाषा को सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। तो ये एक दीक्षा पोर्टल का आपके पास वो होता है। केरला में पुलिस जो है इस सिस्टम को यूज़ करती है अपनी नोटशीट बनाने के लिए। अगर वो जा रही है कहीं पे, जैसे आपने कभी क्राइम सीन में पुलिस को देखा होगा, तो क्राइम सीन पहले ही चैलेंजिंग होता है, उसमें पहले ही काफ़ी कुछ हो चुका होता है। तो अगर वो उनके पास वो होता है, एक कॉपी होती है और जिसपे वो लिखते हैं, पर वो कॉपी लेकर अगर वो लिखने लग जाए तो क्राइम सीन में क्राइम के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। और अगर वो वॉइस के बारे में मतलब कुछ और करते हैं तो वो
मतलब वो करीबन 1 महीना लग जाता है उनको पूरा फाइल करने में, ताकि वो जो याद करते हैं, याद करने के बाद वो टाइप करते हैं। तो हमारे सिस्टम में हमने जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, वो पुलिस वाला जो है ही इज और द पर्सन हु इज देयर ही इज गोइंग एंड स्पीकिंग एट द क्राइम सीन कि मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, और वो पूरा का पूरा जो है ट्रांसक्राइब हो जाता है, जो कि सीसीटीएनएस से इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होने के बाद वो एफआईआर बना देता है। ये सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा सिस्टम जो है वो ये है कि केरल में काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए केरल गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया ताकि वो बोल के अपनी सारी चीज़ें बता सकें। तो कई जगहों से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं जो मलयालम नहीं जानते हैं, और वो मतलब उनको जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें जो हैं उस पोर्टल से और ऐप से मिलती हैं। गोवा पुलिस जो है इसको यूज़ करती है टू कम्युनिकेट विद द फॉरेनर्स, भाषणी ऐप को, क्योंकि हमने इसमें 35 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी डाल रखी हैं। एक और प्रोडक्ट जो हमने बनाया हुआ है जो कि आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, जो कि डिजिटल डिवाइड के साथ हटाता है। उसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर अभी बोल रहा हूँ तो वो ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्राइब होके ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेट होके उसकी अगर हम चाहें तो रिपोर्ट बना सकते हैं या फिर उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बना सकते हैं। तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के मामले में भी इस सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और ये सिस्टम्स जो हैं ये मतलब अभी कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसको यूज़ करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिए, कई ओपन सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग, मतलब फॉर रिमूविंग द डिजिटल डिवाइड या क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। अभी बिट्स में एक टेक्निकल फेस्टिवल हुआ था जहाँ पर कि काफ़ी टेक्निकल विद्वान जो हैं वो टेक फेस्ट में बात कर रहे थे। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो टेक फेस्ट में बात हुई वो अंग्रेज़ी में हुई। उसके बाद उसको हमारे टूल्स के थ्रू ट्रांसलेट किया गया, और उसको एक बार वेटिंग के बाद एक उन्होंने पत्रिका निकाली जो स्कूल्स में जा रही है राजस्थान के। तो ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेस जो पिलानी में है उन्होंने किया था, और उन्होंने फिर ऑब्वियसली उसको अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा है कि हम टेक्निकल कंटेंट रिलीज कर रहे हैं इन फेस्ट की तरह। तो अगर अगर कोई कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में हो रही है तो हम उसमें ये ऑफर करते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस को आप ट्रांसक्राइब करिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, और उसको फिर आप यूज़ करिए ट्रांसलेशन में, और एटलीस्ट एक लैंग्वेज में आप उसको निकालिए ताकि डिजिटल कंटेंट बढ़े। जो आपको मैंने पहली वाली प्रॉब्लम बताई थी कि डिजिटल कंटेंट नहीं है हमारी भारतीय भाषाओं में, तो हम डिजिटल कंटेंट को बढ़ाने का भी कोशिश कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास कुछ ऐसी टूल्स आ गए हैं। अब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो राज्यसभा जो है पिछले पूरे सेशन में उन्होंने स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन किया था फ्लोर लैंग्वेज से हमारी अपनी लैंग्वेज में, और जो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट होता है, मतलब सेशन का एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है, वो हमारे सिस्टम के थ्रू एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। एंड सेम थिंग वी आर लुकिंग एट डूइंग इट इन द लोकसभा ऑल्सो एंड अदर लेजिस्लेचर्स ऑल्सो, ताकि आपकी ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है वो बढ़ सके, और मतलब जो लॉ मेकर्स हैं वो सारी चीज़ें सुन सकें, समझ सकें अपनी भाषा में जिस तरह से वो चाहते हैं। इसमें हमें कई डायलेक्ट्स को भी इंक्लूड करना है, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो हमने कश्मीर में अभी वर्कशॉप की थी, जम्मू में वर्कशॉप की थी, उसके बाद कश्मीर की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे पास आई हैं जो कि 22 लैंग्वेजेस में हम चेंज कर रहे हैं, और वो 22 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होगी। जब कुंभ हुआ था तो हमने एक चैटबॉट बनाया था जिसमें कि फॉरेनर्स या कोई भी बाहर से आके 13 लैंग्वेज में वो अवेलेबल था, इंडियन लैंग्वेजेस में कोई भी आके अपनी बात पूछ सकता है। तो उसमें जब हमने ये सारा कुछ किया था तो हर डोमेन में और हर प्रोजेक्ट में जब भी हमने कुछ किया है तो उसकी एक ग्लॉसरी बनी है। जैसे अगर आप कुंभ की बात करें तो लेटे हुए अनुमान एक फ्रेज है, एक मतलब एक आस्था है, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते अंग्रेजी में कि हनुमान इज स्लीपिंग, राइट। तो आपको वो जो है वो वाली सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसलेशन और उसमें रखना पड़ता है। तो हमने करीब 440 वर्ड्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे कुंभ में, जिसको कि हमने फिर डिजिटलाइजेशन में ये कहा कि ये शब्द आस्था के हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको वैसे ही रखना पड़ेगा हर भाषा में। जब हम डिजिटलाइज कर रहे हैं तब हम इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कि पाली, प्राकृत और पारसी इन तीनों भाषाओं को हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो
उसमें हम कई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई स्टेट्स को कहा है कि जिससे कि डिजिटलाइज हो सके। और हमारा ये भी एफर्ट रहेगा कि हम जो जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको हम डिजिटलाइज कर सकें, उनको हम आगे बढ़ा सकें और आगे उसके लिए काम कर सकें। तो अगर आप हमारे सारी सिस्टम्स को देखेंगे तो एक तरह से ये एक सोशल मूवमेंट बनता जा रहा है। और ऑफ रिसेंटली हमारा जो दूसरा टारगेट ये है कि हम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में इस टूल्स को पॉपुलर करें। और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में इस टूल्स जब पॉपुलर होंगी तो फिर हमारे लिए एक क्योंकि वो वर्कफोर्स जो है वो फिर मेन स्ट्रीम में आने लगेगी। अभी जो वर्कफोर्स है वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, क्योंकि वो अभी जो जॉब्स देखते हैं उस जॉब्स में जहाँ पर एक लेवल आ जाता है, उस लेवल के बाद वो आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कॉर्पोरेट लैडर में अगर आपके पास कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए जो कि अपनी एजीएम में हिंदी बोलता हो, तो ऐसे बहुत कम होंगे जो, और उनकी कंपनी भी मतलब 1,000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले जितने भी वो हैं उनमें बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदी भाषा में अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एड्रेस करते होंगे, क्योंकि ये एक हमारी सोच बन गई है जिसके कारण आ गया। तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी अभी थोड़े से दिनों में, और इन सब में भाषणी कुछ चेंज करेगा नहीं। जो चेंज करेगा वो नीचे से ही आएगा, वो हर आदमी चेंज करेगा अपने सिस्टम को, क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड वे से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो चेंज है वो चेंज हम टूल्स दे सकते हैं, बट जो चेंज है वो लोअर लेवल से आना चाहिए। और उस लोअर लेवल में हमें आप सब लोगों की ज़रूरत होगी कि आप सब लोगों को बताएं कि ऐसा टूल अवेलेबल है, आप यूज़ करिए। यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम्स को फिर ट्रैक करिए कि हाँ इनको ख़त्म करना है। और इसी तरह से ये सिस्टम इतने आगे बढ़ा है। ये सिस्टम इस तरह से नहीं बना है कि हमने कुछ बना दिया मार्केट में दे दिया और मार्केट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है। दैट इज नॉट द वे द सिस्टम हैज got built up. The system got built up because people have actively participated. मैं यही कह रहा था कि ये एक सोशल मूवमेंट है जिसको कि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट है। जैसे हम और आगे जो काम करते हैं उसमें हम हैकाथॉन करवाते हैं। हैकाथॉन के साथ हम कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की सॉल्यूशन करते हैं। जैसे अभी हमारे पास हॉस्पिटल्स के पास से प्रॉब्लम आई थी कि क्या हम डॉक्टर पेशेंट कन्वर्सेशन को, मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशन है उसको हम ट्रांसक्राइब करके क्या एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि जो डॉक्टर वेट करके फिर पेशेंट्स को दे। तो उसका सॉल्यूशन हमने बना लिया था, वो अभी एम्स में डिप्लॉय होगा। हमने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी कि जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं, वो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स जो हैं उनका रिज्यूमे सिर्फ 4 लाइन्स तक सीमित रह जाता है। तो उसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। तो उसके लिए भी हमने हैकाथॉन किया था और बिल्डर जो है वो हमने बनाया था, जो कि सभी के पास यूज़ हो रहा है, और वो अभी माय भारत पोर्टल में भी लाइव जाएगा। तो ये जो स्लाइड है ये मतलब जो मैंने कहा अब तक उसका एक वो है समराइजेशन है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि करीब डेली इन्फ्लुएंस एक 1.5 करोड़ के आसपास होती है। हमने करीब 70 पार्टनर्स लिए थे। ग्लॉसरीज अभी हमने एक 1.5 मिलियन बना ली है, मतलब करीब 15 लाख की ग्लॉसरी हमारी बन चुकी है। जो हमारा भाषणी ऐप का डाउनलोड है वो करीबन 1.1 मिलियन से ज़्यादा है। और हम अभी धीरे हम बाकी चीज़ों को भी ला रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मीज़ो, खासी, गारो, इन सब की जो ट्रांसलेशन है वो हम सिस्टम में ला रहे हैं ताकि हम और आगे बढ़ सकें। तो और उसके साथ हम जो वॉइस जर्नी करते हैं तो काफ़ी आगे वाली सिस्टम्स देते हैं। तो जैसे हमने एडवांस ऑटोमेटिक लैंग्वेज डिटेक्शन, मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए, उस तरह के भी सिस्टम्स बनाए हैं जिससे कि टोटल डिजिटल इंक्लूजन हो सके। तो हमने रियल टाइम स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेट किया है। जैसे मैंने कहा आपको कि हम श्रुतलेख यूज़ करते हैं जिससे कि ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट किया जा सके। मोबाइल ऐप है, ऑडियो बुक है जिसमें हम किताब पढ़ के आपको सुना सकते हैं, और रियल टाइम स्पीच टू स्पीच चैटबॉट है जो कि हम काफ़ी यूज़ करते हैं। इसके बाद
अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये सारे यूज केसेस हैं। आप अगर देखेंगे पार्लियामेंट में इसको यूज़ कर रहे हैं, हम सभासार यूज़ कर रहे हैं। सभासार जो मैंने आपको बताया, ई ऑफिस में ये यूज़ हो रहा है, लोकसभा के रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में हो रहा है, और हम आधार से इंटीग्रेटेड है। मतलब आधार इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर फॉर भाषिनी। सारे जो आपके आधार कार्ड है वो ट्रांसलिटरेट होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं उसके साथ। तो अगर आप पंचायत में हमने यूज़ किया हुआ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा है, ई ऑफिस के साथ इंटीग्रेटेड है। आई थिंक मैंने इन सारी चीज़ों को कवर किया है अपने उसमें। नीति आयोग के वेबसाइट जो ट्रांसलेट है वो भी हो रहा है, और नीति आयोग से ऑफ कोर्स हम मतलब यही है कि हम जो यूज़ केस लेते हैं उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे नीति आयोग का यूज़ केस है तो रिपोर्ट ट्रांसलेशन वाला यूज़ केस होता है, और भी कई यूज़ केसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो दैट इज़ ब्रॉडली व्हाट इट इज़, एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट विच वी आर क्रिएटिंग। मैंने आपको इसमें फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में नहीं बताया। फाइनेंशियल सेक्टर में हम एसबीआई में अवेलेबल है। जो योनो ऐप है वो हिंदी और इंग्लिश में है, उसको हम और लैंग्वेजेस में करने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआईएच में हम जो इन्होंने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का सिस्टम बनाया था, जिससे कि स्टेट के डेटा, स्टेट के आपके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको ट्रांसलिटरेट करके उसको फिर हमने वो किया था, जिससे कि हम उस पर लोन दे सकें। और ये इसको हम लिंग्विस्टिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि सारा इकोसिस्टम आपका एक वो बन जाए। और जो आपका डेटा और मॉडल लेयर है, मतलब जैसा आपका ये हॉरिजॉन्टल लेयर है, ये जैसे ये मतलब जो नंबर 2 और नंबर 3 है वो लैंग्वेज के हिसाब से बदलता जाता है। तो आपको अगर गढ़वाली लेनी है तो वो डेटा लेयर गढ़वाली का और मॉडल लेयर गढ़वाली का आ जाएगा। तो ये मॉडल और डेटा लेयर कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, जिसमें कि ये आपका लिंग्विस्टिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट आवर थॉट प्रोसेस इज। हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस which is around, so that we are we can discuss it out. ये वाली स्लाइड जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से एक तरह से मूवमेंट बनाने के लिए एक भाषादान जो है वो एक क्राउड सोर्सिंग हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें कि हम लोगों से कहते हैं कि जो हमारी ट्रांसलेशन है उसको आप वेट करिए, वेट करके ऑल्टरनेट सजेशन बताइए। तो दैट इज़ व्हाट भाषादान इज, एंड इट इज़ मतलब करीब 5 लोग अगर बोलें तो उनमें से अगर 3 ने कहा कि ये सही है तो हम उसको फिर गोल्डन डेटा सेट कह लेते हैं, जो मॉडल के काम में आती है। तो एनी क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 सवाल चैट बॉक्स में हैं और मैं सवालों को प्रस्तुत कीजिए साहब के। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय का। आज सर ने भाषणी के माध्यम से जो एक जन क्रांति लाने की कोशिश किया, तमाम बिंदुओं पर सर ने प्रकाश डाला है। खासतौर पे मैं उसी बात को रिपीट नहीं करूंगा। सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि भाषणी जो तकनीक के माध्यम से हम लोग परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्रादेशिक स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, वह पूर्णतः प्रयोक्ता के ऊपर निर्भर करता है और प्रयोक्ता ही परिवर्तन का केंद्र है। हम तकनीकी विकसित करके हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते जब तक उससे प्रयोक्ता न जुड़े, यूजर्स न जुड़े और उसका उपयोग न करें अपने आम जीवन में। तो एक बार पुनः इस ज्ञान दान के लिए मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं और चलते हैं आभासी श्रोताओं की तरफ। मैं चैट बॉक्स का प्रश्न लूं उसके पहले मैं देख पा रहा हूं कि भुवन पांडे जी ने हाथ खड़ा किया है। आप अपने प्रश्न को रखें। भुवन पांडे जी, स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई। सर मेरा प्रश्न है कि मैं बेसिक रूप से कुमाऊं का रहने वाला हूं, हल्द्वानी नैनीताल का। तो अभी आपने उसमें एक जिक्र किया था कि कुमाऊनी भाषा को भी आप इस मुहिम में जोड़ेंगे। हाँ जी। तो जैसा कि मैं मतलब कुमाऊं 80s का हूं, तो मुझे कुमाऊनी भाषा बोलनी आती है और वो मैंने अपने मतलब पिताजी और अपने दादा दादी लोगों से सीखा था। बट अभी क्या है कि मैं उस भाषा को वो डिजिटलाइज न होने के कारण अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि वो उस चीज को कंप्यूटरीकृत माध्यम से जोड़ के देखना चाहते हैं। जैसे आपने बताया ये भाषणी, मैंने पहले जब कार्यालय में इसको देखा था तो मैं इस पे थोड़ा सा गया था और मैंने थोड़ा इसको समझने की कोशिश की थी। तो अभी इस तरीके से आपके उस मुहिम में कैसे जुड़ा जा सकता है
कि हमारे पास कुछ कुमाऊनी के शब्द हैं तो मैं आपके साथ वो साझा कर पाऊँ या कुछ मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। हाँ जी, तो इसमें ना हम कोशिश वही हमारी है, जैसे लास्ट 1-2 महीने पहले मैं उत्तराखंड में गया था, वहाँ पे मैंने भाषा विभाग के सेक्रेटरी से बात की थी, और अभी फिर से मैं उसी चीज़ में बात कर रहा हूँ कि आप मतलब इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। जो आपके पास अभी भाषाएं हैं जो आप बोल सकते हैं कुमाऊनी भाषा, और उसके लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं हैं, वो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। तो इसको अगर कंप्लीट करना है तो हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत होगी जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस भाषा को डिजिटलाइज करने में मदद कर सके। मतलब आप डेटा सेट दे सकें, आप बता सकें कि इस चीज़ का मतलब ये होता है और आप ये कर रहे हैं। तो इसके लिए हम काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट पे, भाषा विभाग पे उत्तराखंड के, कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ काम करें कि इसको हम डिजिटलाइज कर सकें। तो मतलब ऑब्वियसली ये तभी होता है जबकि सिटीजन्स करें, उसको पुश करें। मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तो चीफ मिनिस्टर के साथ को कहा भी है, और ये एक पब्लिकली नोन बात है कि हमें वो लैंग्वेज कुमाऊनी और गढ़वाली को बचाना है। तो आप भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करिए और मुझे मेल लिख सकते हैं, जिसको कि मैं एक उसमें करूं, क्योंकि हमें एक डेटा सेट और ये सारी चीज़ें चाहिए जिसको कि हम यूज़ कर सकें, और हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जो इन भाषाओं को अच्छी तरह जानते हैं, और हम उसको फिर डिजिटलाइज कर सकते। जी ठीक है सर। मैं इससे पहले भारतीय वायुसेना में था, और मैंने 20 साल वहाँ सेवा करने के बाद अभी मैंने हिंदी का क्षेत्र चुना है, और मैं बेंगलोर में भी हिंदी अधिकारी के पद पे हूँ। वायुसेना से रिटायर होने के बाद मैं 15 महीने अपने गृह क्षेत्र जो हल्द्वानी और कुमाऊं क्षेत्रों में रहा। वहाँ मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा करके हमने एक 15 दिवसीय पद यात्रा भी निकाली थी दूरस्थ गांवों की तरफ। तो उन गांवों की तरफ जब हमने वो पदयात्रा की तो उस पदयात्रा का उद्देश्य ही मेरा ये था कि कुछ ऐसे शब्दों को निकाला जाए जो शब्द न तो कहीं डिक्शनरी में है और न आम बोलचाल की भाषा में है। तो वो शब्द जो थे वो मुझे मिले 70 ईयर्स से लेकर 90 ईयर्स के लोगों के बीच वार्तालाप करने से। तो मैंने वो कुछ शब्दों की सूची अपने पास रखी है डायरी में, क्योंकि वो मैं चाहता हूं कि मैं उनको साझा कर पाऊं, और आज एक उचित मंच आपके माध्यम से मुझे मिला है, तो मैं जोड़ना चाहूँगा। भुवन जी, इसको हम और ज़्यादा साझा कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जो आपके पास कुमाऊनी शब्द है उनका हिंदी आप एक एक्सेल में डाल दीजिए, और फिर हमें बताइए, मुझे मेल लिख दीजिए। तो हम ये नहीं करेंगे कि हम इसको अपने पास रखेंगे, हम उसको पोर्टल पे डाल देंगे कि एंड वी विल इनवाइट पीपल कि इसको और आगे बढ़ाएं। आपने अगर 100 वर्ड शब्द आइडेंटिफाई किए हैं तो उसको 200 किया जाए, राइट, जिससे कि वो मतलब वो सबके पास रहे तो लोग फिर उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास रहेगा या हमारे पास रहेगा तो यूज़ नहीं होगा, वो पोर्टल पे जाएगा। तो आप उसको इकट्ठा करिए और मुझे मेल लिखिए, और फिर हम उसको पोर्टल में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मतलब आपको उसमें इन्वॉल्व करते हुए उसको हम पोर्टल पे डालेंगे। बिल्कुल जी, ये बहुत सही है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख रहा हूं कि चैट बॉक्स में आदरणीय हरिराम पंसारी साहब ने काफी लंबा चौड़ा कई प्रश्न रखे हैं। मैं उसको पढ़ूं। मैं चाहूंगा सर से कि सर जुड़े हुए हैं, आप अपने प्रश्न को सीधे संवाद के रूप में सर के समक्ष रखें। हरिराम पंसारी साहब, स्वागत है। तक हरिराम साहब अपने प्रश्न को रखेंगे। नारायण हरली जुड़े हुए हैं, तो ये संवाद करना चाहें जरूर। सर, नारायण हरलीकर जी बहुत प्रेरणा स्रोत है, अभी 75 के पार है और सीनियर जर्नल है, हमारे स्कूल में जुड़े हुए हैं। शिक्षा प्रौद्योगिकी मुख्य कर रहे हैं। आपके नारायण वॉइस जी, ब्रेक आप हो रही है। संवाद कर सकते हैं। आपकी नारायण वॉइस जी थोड़ी ब्रेक हो रही सकते हैं। जी जी।
नारायण सर, आपके जो प्रश्न है सर के समक्ष संवाद के रूप में रख सकते हैं। जी जी चाहे भाषादान कार्यक्रम के संबंध में है या जो अन्य इससे संबंधित जो प्रश्न है। जी। मैं नारायण हरिकर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो भाषादान कार्यक्रम के बारे में कहा है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा और खुलासा करें ताकि हम कैसे उसमें जुड़ सकते हैं या उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये आप अगर हमारे पोर्टल पे जाएंगे भाषादान.gov सर, तो सॉरी, जो हमारा भाषादान है वो भाषा मतलब पोर्टल पे है। आप अगर उसमें लॉगिन करेंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आप चारों कार्ड, बोलो, लिखो, देखो, सुनो, तो चारों में आप बात कर सकते हैं। तो बोलो में ये होता है कि आप जो वहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ उसको बोलते हैं, कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करता है, और अगर उसके वेरीफायर्स जो हैं उसको वेरीफाई कर देते हैं, 3 लोग उसको वेरीफाई कर देते हैं, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्टल में है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉगिन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हरिराम पंसारी साहब, आप अपनी प्रश्न को जो जिज्ञासा है आप आदरणीय सर के समक्ष रखें। जी नमस्कार। संक्षेप में मैं बता दूं अपने बारे में। मैं यूनिकोड का 15 वर्षों तक मेंबर रहा। 35 वर्ष तक मैंने नालको में राजभाषा की सेवा की और अभी STPI में कंसल्टेंट हूं, भारत सरकार के जो अनुष्ठान है उसमें। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब भाषणिक से हम अनुवाद करते हैं तो हमें एक मॉडल चुनना पड़ता है, और जितने भी मॉडल हैं वो लगभग सारे उनकी आंतरिक प्रणाली एक ही है। अनुवाद की डाटा लेवल अलग अलग हो सकता है। तो इसमें जो AI फॉर भारत A2 वर्जन 2 ये अच्छा अनुवाद करता है, बाकी मॉडल अच्छे अनुवाद नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी से उड़िया में मैंने अनुवाद करके देखा। तो पहला प्रश्न तो ये कि ये जितने भी मॉडल्स, जितने भी ये डेवलप हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं भारत सरकार के बजट से या उनके अनुदान से डेवलप हुए हैं, अर्थात जनता के टैक्स से, पैसे से डेवलप हुए हैं। क्या इनको सारों को मिला के एक नहीं किया जा सकता? पहला प्रश्न। मैं सारे प्रश्न पढ़ लूं, आप अपने हिसाब से एक ही में उत्तर दे देंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरा, हाँ बता दीजिए। जी, दूसरा प्रश्न कि भाषणी में एक डेवलपर के रूप में मैंने जुड़ने की काफ़ी कोशिश की। तो इसमें आता है कि अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपने कार्यालय का आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करो। तो मैं तो एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ, तो क्या हम इसमें सहयोग नहीं कर सकते अपना प्रोफाइल बिना आइडेंटिटी कार्ड के दिए? तीसरा प्रश्न यह है कि राजभाषा विभाग द्वारा CDAC के सहयोग से भारती नामक जो बहुभाषी अनुवाद टूल उपकरण बनाया गया है, वो भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है और कुछ मामलों में उससे भाषण से ज़्यादा बेहतर अनुवाद होता है। ये दोनों ही भारत सरकार के बजट से डेवलप हुए हैं। तो क्या इन सारों को मिला करके हम एक आदर्श अनुवादक उपकरण नहीं बना सकते? चौथा प्रश्न मेरा यह है कि जैसे कि अनुवादनी भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना था, बहुत अच्छा टूल, बहुत अच्छे उसमें थे, लेकिन फाइनेंशियल कुछ समस्याओं के कारण वो अभी कमर्शियलाइज उसको करने का प्रयास चल रहा है या कुछ वो अभी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। तो अब जैसे कि बजट, ये फाइनेंस हर जगह जरूरत होती है, तो सरकारी बजट से ये सारे काम करना काफ़ी कठिन होता है। तो क्या कुछ अन्य सोर्स भी आप माने इसे कॉमर्शलाइज करने के भी और कोई उपाय सोचेंगे ताकि कुछ कमाई भी हो सके और ये ठप न हो जाए, आगे बढ़ सके? धन्यवाद। देखिए, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है कि आप मॉडल चूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप मॉडल चूज़ कर सकते हैं। तो जब हम अपने काम के लिए शुरू हुए थे तब AI एक नेसेंट स्टेज पे था, तो हमने लोगों को कई ऑप्शंस दिए थे। कई इंस्टीट्यूट्स को कहा था कि हम इसको वो करें, मतलब बनाएं, मॉडल्स बनाएं। कई इंस्टीट्यूट्स को कहा था कि मॉडल बनाएं और मॉडल वो करें। वो मॉडल्स कई इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। अब ये एक समय आएगा जब हम उन सभी मॉडल्स को देख के ये कहेंगे कि ये वाला मॉडल सबसे अच्छा है, राइट? वो एक सिचुएशन हमारे पास आएगी, बट वो सिचुएशन जो है वो अभी हम लोगों से फीडबैक इकट्ठा करते हैं। जैसे आपने कई उसमें देखा होगा कि हम फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं, और जब फीडबैक हमारे पास आएगा तो उसके हिसाब से उसमें एक ही मॉडल यूज़ हो जाएगा। तो वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप अभी एक संस्था से जुड़े हुए हैं। ID कार्ड का मतलब ये नहीं कि किसी संस्था का ID कार्ड है। आपका
आधार कार्ड या पैन कार्ड भी हो सकता है। किसी सरकारी सिस्टम में हमें आपको सब्सक्रिप्शन या रिकग्नाइज करने से पहले एक आइडेंटिटी की ज़रूरत तो होगी, ये आप मानते होंगे। तो वो आइडेंटिटी हमें ज़रूरत होगी। आप अभी किसी संस्था के साथ जो जुड़े हुए हैं कंसल्टेंट के रूप में, तो आप उस संस्थान का नाम दे के एंटर कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड दे सकते हैं, जिससे कि हमें ये ट्रेस करने में आसानी हो कि ये सिस्टम जो है आपके पास है और किसी और के पास नहीं है। और जहाँ तक कमर्शलाइजेशन और इन सब चीज़ों की बात है, तो मतलब ऑब्वियसली अगर ये ऐसा सिचुएशन है कि हमने जैसा कहा कि हमने अपने मॉडल्स बनाए थे, ओपन सोर्स किए थे, और उस मॉडल्स और डेटा को लेके अगर कोई और काम कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। उसको हम काम करने देंगे ताकि वो हमसे भी बेहतर बन सके। उससे कोई हमें, सरकार को नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो वो कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे शुड कमर्शलाइज इट एंड दे शुड ट्राई टू डू इट, बट दे हैव टू डू थिंग्स बेटर देन अस। मतलब अगर अनुवादनी अगर अच्छा काम करेगा तो लोग भाषणी क्यों लेंगे, ना लें, राइट। तो और मतलब ऐसा भी है कि लोग, ऐसा नहीं है कि लोग हमें पैसे नहीं, मतलब वी आर नॉट चार्जिंग, वी आर आस्किंग फॉर फीडबैक। अभी हम CAG के साथ एक काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ करीब 50 से 60 घंटे लगाए हैं with at least 10 people of theirs to improve our system in audit domain. अब वो अगर हम मार्केट में जाके उसको करने लगते तो वो हमें मिलता नहीं। अब ये है कि अगर कोई और सिस्टम जा रहा है वहाँ पे और कह रहा है कि मेरा ट्रांसलेशन वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, और उनको भी पता है और वो फेल होते हैं, तो वो उसकी गलती नहीं है। हम तो CAG ये कह के गए थे कि हमने ये सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम इस हद तक काम करता है, अब आगे आप अगर हेल्प करेंगे तो ये सिस्टम और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, आप सच बोलते हैं। तो सच बोलने का दुनिया में एक अपना फायदा है, वो प्राइस और सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है, कमर्शियल चीज़ों को ख़त्म कर देता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं और कई लोग हाथ खड़ा किए हैं। उसके पहले हालांकि जो हमारा महाकुंभ था, प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित किया गया था, उस समय भाषणी का बहुत बड़े स्तर पर उसका उपयोग किया गया था। एक प्रश्न आया है कि 2025 के महाकुंभ में भाषणी ने किस प्रकार बहुभाषी नवाचार से बदलाव की बयार को प्रेषित किया है। मैं चाहूंगा संक्षेप में इस पे एक बार सर हमारे श्रोता को मार्गदर्शित करें। देखिए, कुंभ में आपके पास 5-6 चीज़ें थी। पहली चीज़ तो थी कि कुंभ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और वहाँ के जितने भी सुविधाएं हैं उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। तो वो काम हमने किया था और वो काम काफ़ी अच्छी तरह से हुआ था, राइट। तो हमने एक चैटबॉट बनाया था जिसमें वॉइस जर्नी थी, आप बोल के पता कर सकते थे। तो इसके लिए नॉलेज बेस में यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की थी, क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज बेस यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज के थ्रू क्रिएट किया था। उसकी हिस्ट्री, हर गली का हिस्ट्री, हर सब चीज़ों की हिस्ट्री को नॉलेज बेस में डाला था और हमने फिर उसमें ट्रांसलेशन इंजन दिया था। यूपी पुलिस के करीब 20,000 व्यक्ति जो है भाषणी मोबाइल ऐप पे ट्रेन हुए थे, ताकि उनको कोई वो ना हो। साइन बोर्ड्स को सारे ट्रांसलेट किए गए थे और लॉस्ट एंड फाउंड में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो ये यूसेज हुए थे जो कि वहाँ पे थे। आज अगर मतलब नासिक में और हरिद्वार में कुंभ होगा तो उससे कहीं ज़्यादा यूसेज हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने अपने व्याख्यान के दौरान लेटे हुए हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है प्रयागराज में, उसकी भी जिक्र की थी। तो ये भी हमारे लिए मार्गदर्शन का एक स्रोत है। शशि जी ने हाथ खड़ा किया है। शशि जी अपने प्रश्न को रखें। नमस्कार सर। शशि नमस्कार। मेरी बिटिया का नाम है। मैं ओम प्रकाश अग्रवाल, 74 वर्षीय, भारतीय रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त और 57 वर्षों का कंप्यूटर का अनुभव है सर। हम क्या है कि आप तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, हम भी साइलेंटली अनसंग छोटा मोटा सहयोग करते रहते हैं। हमारी टीम ने 2-3 महीने पहले ऑफलाइन एंड्रॉयड अनुवादक बनाया और 1 महीने पहले ऑफलाइन डेस्कटॉप अनुवादक बनाया है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में, और अब ऑफलाइन OCR भी बना दिया डेस्कटॉप के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए था कि सर कुछ लोग साइलेंटली भी काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम तो चाहते हैं और लोग भी करें जी।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय ओम प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष त्रिपाठी जी, आप अपने प्रश्न को रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। सर मैं सीएजी डिपार्टमेंट INAD से हूँ सर, कनिष्ठ अनुवादक। और जो सीएजी भाषणी के लिए शब्दावलियां दी गई थी सर, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, उसमें काफी सारे शब्दों को हमने भी अपने कार्यालय स्तर से ठीक भी किया है और वो सजेशन भेजे हैं। प्रश्न ये है सर कि जो हम लॉगिन करते हैं तो उसमें जो वाणी अनुवाद, चित्रानुवाद और इस प्रकार के कई मॉडल्स हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है, कब तक होंगे? और दूसरा प्रश्न ये है कि इंस्टेंट ट्रांसलेशन का, जैसे भी भाषणी डेस्कटॉप लॉगिन पर सर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, भारतीय में हमें मिल जा रहा है, तो हमें रिपोर्ट्स की ट्रांसलेशन अभी जैसे करनी होती है तो अप्रूवल के लिए काफी समय लग रहा है सर। हमने रिक्वेस्ट दी थी और करीब 2 महीने बाद अप्रूव होके CO से आया है, तो ये सारा समय काफी लग रहा है इसमें। ये प्रश्न इसके संबंध में था सर। सीएजी के साथ अगर आप मतलब आप आई एम नॉट श्योर कि आप कौन से ऑफिस में हैं, बट आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकला हूँ। सीएजी की एक वर्कशॉप हो रही थी आपके दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, और उस पर हमने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें कि आप रिपोर्ट्स का अनुवाद जो है आपकी अपनी ग्लॉसरी, जो अपनी शब्दावली बनाई है, उसके साथ कर सकते हैं। और वो AI बेस्ड वेटिंग होगी, ग्लॉसरी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। और ये आज दिल्ली में लॉन्च हुआ है। हमने बॉम्बे और केरला और अहमदाबाद के ऑफिस को भी लेने की कोशिश की है। देखिए, दूसरे मतलब एक सीएजी के मामले में चूंकि आपकी शब्दावली डिफरेंट है, मतलब काफ़ी, अगर आप ट्रांसलेटेड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक पेज पे कम से कम 30 वर्ड्स जो हैं वो नॉर्मल ट्रांसलेशन से अलग यूज़ करते हैं, 30 वर्ड्स। जी सर। तो अगर आप वैसा यूज़ करते हैं तो आपको चित्रानुवाद और वाणी अनुवाद में भी वैसी ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जैसे आज हमने अनुवाद का लॉन्च किया है और वो आपके सारी जगहों पे रोल आउट होगा सब जगह पे, वैसे हम बाकी प्रोडक्ट्स का भी लॉन्च करेंगे। वो हमारे एक रोड मैप है। तो इसलिए वो प्रोडक्ट यूज़फुल नहीं होंगे क्योंकि उसके आपकी शब्दावली नहीं है। दैट्स वाई आपके हेड ऑफिस ने कहा है कि इसको हम पूरी तरह से कस्टमाइज़ करके रोल आउट करें ताकि ऑफिशियल यूज़ में आए। और फिर हम जो है एक मोबाइल ऐप का भी बात कर रहे हैं। तो सीएजी के साथ हमारी पार्टनरशिप काफ़ी बड़ी है, मतलब और काफ़ी इन्वेस्टिंग है। तो आपने भी जैसे इन्वेस्ट किया है उसमें, वैसे ही आज चली। तो आज वर्कशॉप थी, अगली वर्कशॉप जुलाई में है जिसमें कि शायद सारे ऑफिसेस में रोल आउट हो जाएगा। तो आप रिपोर्ट ट्रांसलेशन की बात होगी। तो ये एक बहुत ही मतलब जैसे मैंने कहा कि एक कोलैबोरेशन का काम है। आपकी शब्दावली और आपका जो साइंस है वो आप जानते हैं, हम ट्रांसलेशन के लिए टेक्निकल हेल्प करते हैं। तो जब तक ये इसका मिलन नहीं होगा तब तक आपके डोमेन पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर ट्रांसलेशन एजेंसीज हैं, मतलब आज की तारीख में अगर आप देखें तो लार्जेस्ट MNCs आर वर्किंग ऑन इट। पर आप लोग जो है व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, आपको उनसे मतलब रिक्विजिट आउटपुट नहीं मिल पाता। और कारण यही है कि आपका जो है सिस्टम है वो सिस्टम अलग है, वो सबको समझना पड़ेगा और आपके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो सब जो हम लोगों ने ग्लोसरी ऑफ टर्म्स में कुछ एक बार 3800 और एक बार कुछ 7000 से ऊपर शब्दों को मिलान करके जो भेजा था, तो क्या वो हूबहू या जैसा भी उसमें सुधार करके ली? वो आपके सिस्टम में अपलोड हो चुकी है और आज उसका डेमो था और वर्कफ्लो का भी डेमो था। तो आपके ऑफिस में जब आएगा आपको पता चल जाएगा। जी सर, आज हमारे राजकोट ऑफिस के लिए आज नहीं था सर, कुछ ऑफिसेस के लिए था आज। कुछ ऑफिसेस के लिए था, तो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो टेस्टिंग करके आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसा कि आप बता रहे थे कि शब्दकोश निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा एशिया का सबसे बड़ा कई विषयों से संबंधित जो शब्दावली उसको विकसित की गई है, तो क्या भाषाई अनुवाद करते समय उन शब्दावलियों का उपयोग करता है? क्योंकि अलग अलग वेबसाइट विभाग का थोड़ा सा संदर्भ अलग हो जाता है। हमारे पास वो एक प्रॉब्लम रहती है कि कोई आजकल जब हमने शब्दावली मांगना शुरू किया है तो लोग हर शब्द का अपनी तरीके से मतलब बताते हैं। तो हम उनको शब्द सिंधु या ये CSTT जो है उनके शब्दावली की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि आप उन दोनों जगहों से लीजिए
और CSTT से हमारा बेसिस पे हमें सारा डेटा मिल चुका है और उस डेटा को हम यूज कर रहे हैं अपनी शब्दावली में वो करने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख पा रहा हूँ कि चंद्रपाल जी ने हाथ खड़ा किया है, अपने प्रश्न को रखें। चंद्रपाल जी, स्वागत है। नमस्ते सर, मैं चंद्रपाल है जी, स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का। और सर मेरा प्रश्न बस इतना सा ही था, ये भाषणी बहुत ही अच्छा है, विविधता प्रदान में, इसलिए इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैं एज ए स्टूडेंट अपने स्तर पर किस प्रकार का वर्क करूँ कि ताकि इसमें इच्छा अनुसार भी इसमें कुछ सहयोग कर सकूँ, या एज ए स्टूडेंट कैसे मुझे इस पर कदम बढ़ाना चाहिए? सी एज ए स्टूडेंट आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आवाज सुन पा रहे हैं। एज ए स्टूडेंट आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। आपको सिस्टम में लॉगिन करके स्टूडेंट डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। हरदीप कौर महोदय, अगर सर हम अपने समाज के स्तर पर थोड़ा उसमें कुछ लोगों को। हाँ जी मैडम हरदीप, आपने। हरदीप मैम, आप अपने प्रश्न को रखें। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और सच में सर आपका व्याख्यान काबिल तारीफ था। जितनी नॉलेज हमें थी नहीं, आज आपने बहुत सारी नॉलेज हमें दी। सर अब मेरा ये प्रश्न है कि जो ओपन सोर्स में हिंदी के जो और वो हैं जो भारतीय भाषाओं के लिए कार्य कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, जैसे लीप ऑफिस 2000, लिम्स और ISM पब्लिशर, ऐसे और 2-3 मैंने नाम पढ़े थे, तो इससे भाषणी कैसे अलग है? देखिए हमने मतलब अगर आप देखें तो जितने भी ओपन सिस्टम्स हैं वो सारे भाषणी से किसी तरह से रिलेटेड है, क्योंकि वो डेटा यूज करते हैं भाषणी का। और हम ये अब किसी ने ये कोशिश की है कि हमसे अलग होके कुछ बनाया जाए, तो उन्होंने बनाया है। अब ये तो उपभोक्ता के पास होगा कि कौन सा सिस्टम अच्छा है और वो उपभोक्ता जो है उसको यूज करेगा। तो हमारे पास इन सारी चीज़ों ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि ऐसे सिस्टम्स इतने सारे बढ़े और कंपटीशन इतना बढ़े कि इन सिस्टम्स के दाम जो हो कम हो, और फिर जब दाम कम हो तो वो कॉमन मैन के रीच में आए और फिर उससे हमारा सिस्टम बढ़ेगा। तो अभी जब आपके पहले भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि इसको कमर्शियल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम उस वक्त इसको कमर्शियल करेंगे जिस वक्त कि हम ये जान सकें कि इंडस्ट्री जो है पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। आज की तारीख में इन सब चीज़ों का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो वी हैव टू थिंक ऑफ अ कॉमन मैन। अगर हमने इसको इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ दिया तो किसी टाइम पे जैसे मोबाइल में एक कॉल करने में 16 रुपये चाहिए होते थे, वैसा ही सिचुएशन आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आपने कही। मुझे लगता है कि जितने हमारे सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, सबकी जिज्ञासाओं का समाधान सर ने अपने संक्षिप्त टिप्पणी के माध्यम से दी है। एक चैट बॉक्स में अंतिम प्रश्न मैं लेता हूं। शिवांगी गुप्ता जी ने लिखा है, सर मेरे शोध का विषय है हिंदी भाषा के तकनीकी विकास। इस विषय पर कुछ पुस्तकें वो चाह रही हैं कि आपके मार्गदर्शन में वो आप बताएं, ताकि उसके माध्यम से वो अपने शोध को पूरा कर सकें। जो हेल्प चाहिए वो बता दिया जाए, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आप मुझे मेल लिखिए और मेल लिख के आपको क्या हेल्प चाहिए वो बताइए, सिस्टम्स और प्रोसेसेस और जिस हिसाब से भी आपको हेल्प चाहिए। बिल्कुल, शिवांगी गुप्ता जी शायद सुन रही होंगी, अगर जुड़ी होंगी, आप आदरणीय सर को मेल लिखें इस संबंध में। जो भी जानकारी रहेगा सर मेल के माध्यम से आपको जरूर देंगे। एक बार पुनः आप सभी जितने सक्रिय श्रोताओं ने अपने प्रश्न रखे हैं उनका धन्यवाद, आदरणीय सर का धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ आज के कार्य। सर का ईमेल आईडी दीजिए। सर ईमेल आईडी अभी चैट बॉक्स में हम उपलब्ध करा देते हैं। सर मेरा एक छोटा सा लिख रहा हूँ। गया था। हाँ जी, बताइए। सर मेरा ये प्रश्न था कि जैसे हम इंग्लिश में स्पेलिंग चेक, अगर स्पेलिंग गलत है तो वहाँ रेड निशान आ जाता है, अगर व्याकरण की कोई मिस्टेक है तो वहाँ ग्रीन कलर का नीचे निशान आ जाता है, तो ऐसे हिंदी में भी आता है सर? देखिए, ये सारे टूल सारे लैंग्वेजेस में होने चाहिए और हमें हमारा ये
प्रयास है कि हम सारे लैंग्वेज में इसको बनाएं। अब आज की तारीख में चूंकि सारी लैंग्वेजेस पे काम नहीं हुआ और हमने बाय डिफ़ॉल्ट और अंग्रेज़ी में ज़्यादा काम हुआ है डिजिटल सिस्टम्स में, तो इस कारण एक गैप है जिसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल तो सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हरियाणवी लेखन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ और स्पीकर ऑफ हरियाणा के साथ हमारी एक वर्कशॉप है। तो एक्चुअली हमें डेटा चाहिए और डेटा सरकारी डिपार्टमेंट में काफ़ी है, तो हम इन सब जगहों पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमें डेटा मिल सके, स्टेट गवर्नमेंट के जितने ट्रांसलेटर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और एक तरह से एक कॉर्पस ऐसा बनाया जाए जिससे कि मॉडल ट्रेन हो सके। न केवल हम अपना मॉडल ट्रेन करें बल्कि इंडस्ट्री और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो भी अपना मॉडल ट्रेन करें। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जिसमें मैं हरियाणवी लोकगीत लिखती हूँ तो कई बार मुझे प्रॉपर वर्णमाला नहीं मिलती है। मैं देश हिंदी कीबोर्ड में टाइप करती हूँ तो मैं कई अक्षर मेरे प्रॉपर पढ़ नहीं पाती। जैसा मैंने कहा कि वो बना, मतलब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम, और आप लोगों से भी ये दरखास्त हमेशा आपसे रहेगी कि आप लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखें कि आपको क्या चाहिए भाषा के बारे में और वो भाषणी के साथ बात करें। क्योंकि आजकल हरियाणा में जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं जनरली एक जवाब आता है कि हमारे यहाँ तो हिंदी चलता है, राइट। सो वो जवाब नहीं आना चाहिए, वो जवाब ये आना चाहिए कि आप हमारी हेल्प करिए, हरियाणवी भाषा को भी मेन स्ट्रीम में लाइए, उसको भी। हाँ जी सर, हम भी फिर हिंदी में लिख के काम चलाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर वो मिलता ही नहीं। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है ना कि आप लोग मतलब हम सबको डिमांड करना है। हाँ जी सर, आप जब वर्कशॉप करें इसके संबंध में तो मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। श्योर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लिखनी है, सीएम को चिट्ठी लिखनी है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। राजस्थान से हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आती है कि राजस्थानी को इंक्लूड किया जाए और उस डायरेक्शन में हम काम करते हैं। राजस्थानी लोकगीत हरियाणवी लोकगीतों की सेम ही वो होती है उनका, तो वो सेम वर्ड्स लिखे जाते हैं तो सेम दिक्कत आती है। रोड़ा, अब रोड़ा शब्द हमें लिखना है, हमारा गीत में आता है तो हमें रोला लिख के काम चलाना पड़ता है। रोला लिख के तो होना चाहिए रोड़ा। जैसा मैंने कहा कि आपको हरियाणवी से मैं काफी वाकिफ हूँ क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से पढ़ा हूँ, तो मैं मतलब आपको यही सलाह दूंगा कि जो डिमांड आप हमसे कर रहे हैं वो डिमांड अगर आप वहाँ से करिए, मतलब अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से करिए तो दे वुड राइट टू अस एंड दे वुड हेल्प अस। आज की तारीख में थोड़ा सा वो है। बताइए। जी धन्यवाद सर। मैं देख पा रहा हूं कि हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन 2 हाथ और खड़े हो गए हैं। अगर आपकी अनुमति है तो प्रश्न ले लें सर। जी डॉक्टर प्रवीण परदेसी साहब, आप अपने प्रश्न को रखें। नमस्ते सर, मैं शोधार्थी हूँ। मेरा विषय है भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी का तकनीकी विकास। जिस संबंध में आपने बता ही दिया है कि आपकी मेल आईडी से हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, यही मेरा पहला निवेदन था कि जब भी मेरे सामने ऐसे प्रश्न आए या मुझे सामग्री चाहिए तो मैं आपसे संपर्क कर सकूं। और दूसरा मेरा उमेश जी सर से निवेदन था कि हरिराम पंसारी सर जो कि यूनिकोड के सदस्य भी रह चुके हैं, तो उनसे भी अनुमति चाहिए हमें कि वो भी हमें अपना कुछ विवरण दे जिससे हम उनसे जुड़ सकें। जी धन्यवाद। बिल्कुल, हरिराम पंसारी साहब अभी चैट बॉक्स में अपना नंबर उपलब्ध करा देंगे, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा। बाकी सर का मेल आईडी आपको चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, आपने प्रश्न को रखें। सर, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मेरा ये प्रश्न है कि भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से करियर के अवसर हैं? करियर के अवसर आजकल तो काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले तो मतलब आपके पास कंप्यूटर लिंग्विस्ट है जो कि आजकल काफ़ी डिमांड में है। भाषा, अगर आपको भाषा अच्छी तरह आती है तो ट्रांसलेटर्स का भी काफ़ी डिमांड है। और आपके पास जो बाकी चीज़ें, डेटा सेट्स बनाने के लिए, एनोटेशन, लेबलिंग के लिए भी काफ़ी डिमांड है। तो अगर आप लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो आज तो काफ़ी डिमांड है और MNCs और इंडियन सभी काम कर रहे हैं।
ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी। इस संबंध में हमने 1-2 कार्यशालाएं भी कराई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है हमारे भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां भी देख सकती हैं। बहुत सारी दृष्टि, बहुत सारे क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। एक बार पुनः सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब चलता हूं मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर से आग्रह है कि आज इस विषय पर आप भी अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आज शिकायत आ रही थी कि मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच रही है, नेट की समस्या है, और उन समस्याओं के बीच ही हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि मेरी बात आप सब तक पहुंच जाए। सबसे पहले आज के विद्वान वक्ता आदरणीय नाग जी का, अमिताभ नाग जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूं। उन्होंने भरपूर हमें समय दिया और आप सबको विशेषकर जितने भी सवाल आए हैं उनका जवाब दिया। विशेषकर अभी जो आंदोलन भाषणी के रूप में हो रहा है तो उसको लेकर जितने विस्तार से उन्होंने बताया, तो उसका एक ही हमें कम शब्दों में बात करना है तो जैसे भाषा प्रेमियों की चिंताओं के लिए वो आश्वासन के रूप में और भाषा प्रेमियों की आशाओं के लिए समाधान के रूप में एक व्यापक आंदोलन के रूप में भाषिणी का काम चल रहा है, ये तो स्पष्ट हुआ है। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में 7 से लेकर 10,000 तक भाषाएं, बोलियां जो भी हैं, तो उसमें ये कई भारत में ही है। और अब तक हम लोग जो 8वीं अनुसूची संबंधी 22 तक सीमित होते रहे हैं, तो आप जी की बातों से स्पष्ट हुई है कि वे जो जितनी सारी भाषाएं हैं, पूर्वोत्तर की भाषाएं और बोलियों पर भी काम हो रहा है। और जब जी जो हरियाणा में लोक साहित्य को लेकर काम कर रहे हैं, उनका सवाल था, तो उन्होंने जरूर ये संकेत दिया है कि यहाँ पे पूरे समन्वय की जरूरत है कि केवल एक संस्था जो कार्यरत है उनसे हम अपेक्षा करें कि पूरा का पूरा वो काम करें, वहाँ संभावना कम होती है, क्योंकि सबका सहयोग जरूरी है। तो जैसे उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार, वहाँ पे हरियाणा राज्य सरकार की अपनी भूमिका होती है, उनको करना चाहिए। मैं जैसे कृष्णा आर्या जी को इसी संदर्भ में सुझाव देना चाहता हूँ। आपके यहाँ हरियाणा साहित्य अकादमी में अच्छे विद्वान जो है उसका नेतृत्व अभी कर रहे हैं, सिर्फ जी, तो वे उन तक बात दीजिए और के राज्य सरकार के समन्वय करते हुए अपेक्षा है तो कदम आगे आ सकते हैं। और अमिताभ नाग जी ने कई बिंदुओं को स्पर्श किया जिसको विशेषकर भाषा प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों के लिए तो समझने बहुत आसान लगा होगा। जैसे आज जब संवाद प्रणालियों उन्होंने कही, मतलब अब डॉक्टर और रोगी के बीच के संवाद की जो बात आई, तो उसको आप देखेंगे तो आपको पढ़ते हैं कि 1960 के दशक में ही संवाद प्रणालियां जो विकसित हुई थी, मतलब चौट के माध्यम से, तो जब इंटरनेट ही नहीं था, उसी दौर में जैसे एलिजा प्रणाली, स्टूडेंट प्रणाली, जैसे लूनार में आप पढ़ते हैं पाठ्यक्रम में, और तो इस पाठ्यक्रम में नहीं है तो उनको कुछ ऐसी प्रणालियों का बताया जाता है कि कुछ तो चूंकि आज की टेक्नोलॉजी का विकास आराम से चाहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे तकनीकी बिंदुओं को समझने के लिए तो ये जहाँ पे सचेत है, तो इसी दृष्टि से बहुत ही अच्छे सवाल अमित साहब से किए गए हैं। तो आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। चूंकि काफी समय हुआ है और मैं अपनी बात को संक्षेप में ही पूरा करना चाहता हूँ। जैसे अमिताभ साहब ने बताया कि 350 मॉडल अश्विनी की तरफ से बनाए गए, और जब एक सवाल आया था विशेषकर हमारे वरिष्ठ विद्वान हरिराम पंसारी साहब ने, जैसे इतने सारे मॉडलों का मतलब जो का चयन करना पड़ता है अनुवाद की दृष्टि से, इतने सारे मॉडल क्यों रहे, एक
तो जैसे एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि भारत में अब जितने सारे भारत सरकार के मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय का अपना अपना काम है जरूर। तो जैसे अभी सवाल उमेश जी ने जब किया CSTT की बात, क्या भारत की परियोजनाओं में अब CSTT का काम मतलब उनके शब्दावली का विकास में उसका प्रयोग करते हैं, उसका जवाब अमिताभ जी ने दिया था। लेकिन बात ये भी है कि जैसे जितनी प्रगति तो शब्दावली के विकास में तो 70 से 90 के बीच में हुआ था, उतनी प्रगति आज नहीं है। तो वो प्रगति जैसे अभी अमिताभ साहब ने जब एक सबसे पहला जो सवाल आया था, तो भुवन पांडे जी का जो कुमाऊनी को लेकर उन्होंने सवाल किया, तो उसको लेकर उनका जो जवाब था, निश्चित रूप से आप जो भी बनाएंगे तो उसको हम आप में भेज दीजिए, हम अपने पोर्टल में उसको शामिल करेंगे जिससे कि उसका उपयोग सब कर पाए और सबको उसका फायदा मिले। तो ये दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण। आप लोग जो कह रहे हैं कि आवाज मेरी कटती है, निश्चित रूप से क्योंकि नेटवर्क नहीं है, जितनी बात पहुंच आती है पहुंच जाए। मैं संक्षेप में ही अपनी बात को खत्म करूंगा। जो भी मैं कुछ अपनी चिंताएं जाहिर करना चाह रहा था और विशेषकर आज के महोदय के ध्यान में वो बातें भी जाना चाह रहा था, लेकिन निश्चित रूप से जितनी सारी भारत की वाणियां हैं, तो उन वाणियों उद्धार के लिए मतलब मैं बार बार की जो भाषाएं तो आगे मतलब 2-3 में जो भाषाएं डिजिटाइज नहीं हो पाती, वो भाषाएं जीवित नहीं रहेंगी। मतलब भाषाओं के मरने की जो बात हो रही थी और खत्म होने की जो बात हो रही थी, वो यही डिजिटल परिवेश की वजह से होती जाएगी। कारण क्या है, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहीं और पहुंच रहे, कहीं और नौकरी धंधे कर रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा चूंकि उसमें ज्यादा नहीं है, तो बस अपने परिवार तक या कभी भी बहुत सीमित ही उसमें संवाद कर पाते हैं। तो और ये भी है कि उसके लिए जब की समस्या का वो करते थे, अधिकांश जो है आपको 26 में तो फिर रोमन उसी में चला देते हैं। आपको पता है अभी कई सारे लोग कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक परियोजना के रूप में तो भारत सरकार की डिजिटल इंडिया जो परियोजना है, तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन साबित हो रहा है। और इसमें एक तो इसके 3 आयाम हैं। एक आयाम सरकारी है, दूसरा आयाम जन सहयोग चाहिए, तीसरा आयाम भाषाओं के प्रति समर्पण चाहिए। ये तीनों का समर्पण चाहिए वहां से, का भाषा जन का भाषा के प्रति और सरकार का भाषा के प्रति, तभी जाकर सभी भाषाओं का उद्धार हो पाता है। अन्यथा आपके पास जितनी 1652 भाषाएं आप 1960 दशक में कह रहे थे और 2011 के सेंसस में, अभी तो फिर से 21 का जो सेंसस नहीं हो पा रहा था, अभी 2026 में फिर से शुरू हुआ है, लेकिन उस समय घोषणा ये हुई थी कि भाषाओं की संख्या घट चुकी है। अब इतनी भाषाएं कैसे मर गई? तो अब वो स्थिति आगे ना होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अपनी भाषाओं का एक जन आंदोलन बनाकर अपनी भाषाओं को डिजिटाइज करने की जो प्रेरणा अमिताभ नाग जी ने दी है, तो उस प्रेरणा के साथ हम अग्रसर हो, तो वो सही मायने में अमिताभ जी के प्रति हमारी श्रद्धा होगी और हमारा वास्तविक धन्यवाद होगा उनके प्रति। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी से आग्रह है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। लगातार आपकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हो रही है गोपाल शर्मा और उसी के माध्यम से उमेश जी, गोपाल शर्मा जी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लगातार उसी प्रेरणा के माध्यम से इस डिजिटल साक्षरता मिशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं और उसी के कड़ी में आज हमारी 18वीं माफी चाहूंगा 78वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है ज्ञान अनुष्ठान के रूप में। गोपाल शर्मा सर अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, उमेश जी। आज एक तरह से अमिताभ जी ने जो है गागर में सागर भर दिया है। अब इस सागर को महासागर हम लोगों को बनाना है जन आंदोलन के जरिए।
और ये जितना इसका उपयोग होगा, जितना इसका प्रयोग होगा, ये उसी सीमा से उतने ही आकाशों को छूती रहेगी। तो एक तरह का इन्होंने एक ऐसी लौ जला दी है। तो मैं अपनी बात उनको एक शेर समर्पित करना चाहता हूँ। एहतिशाम अख्तर का है वो कहते हैं कि शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, शहर के अंधेरे को एक चिराग काफी है, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से। तो ये 100 जलें, 1000 जलें और अनगिनत जलते रहें। ये मेरी प्रार्थना है और अभिलाषा भी है। और आप जैसे जो मैं कहूँगा कि युग पुरुष यानी युगानुकूल आपने जो नब्ज पकड़ी हुई है आज की इस कंप्यूटर के युग में और इस डिजिटल युग में, वो आपका जो अनुष्ठान है वो जो है और भी आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, और यह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। अभी हम पिछली कार्यशाला में आपको बहुत ही ध्यान से सुने थे और कई बिंदुओं पर आपने भी हमारे ध्यान को आकृष्ट किया था, एक नई दृष्टि प्रदान की थी। आपकी सक्रियता को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे लग रहा है शायद अमिताभ साहब नेटवर्क की समस्या के कारण अभी नहीं है। हमारी जो पटल की गरिमा है मैं उसका निर्वहन करता हूँ। सर तो नहीं है, शायद नेटवर्क की फिर समस्या आ गई, लाइट चली गई होगी। मैं सर को आप जैसे आप बाहर हैं उमेश जी, जैसे आप बाहर हैं, आप भी बाहर ही थे, तो शायद वहाँ पे बार बार किसी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा था सर कि बाहर है, क्योंकि और वीडियो सर की तमाम व्यस्तताएं थी। सबका पूरा हो जाए उसके बाद आगे बढ़े। वीडियो ऑन करवाएं सबसे। जी एक बार मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग वीडियो ऑन कर लें। तब तक मैं पटल की जो गरिमा है, जो संस्कृति है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान रखते हुए मैं चाहूंगा, सर तो नहीं है, सर को मैं प्रमाण पत्र भेज दूंगा, लेकिन आप सभी की आभासी उपस्थिति में मैं सर को प्रमाण पत्र परोक्ष रूप से भेंट करना चाहता हूँ। जो सर ने आज ज्ञानदान दिया है, एक नई दृष्टि प्रदान की है, उनकी सक्रियता के माध्यम से लगातार भारतीय भाषाओं को एक खासतौर पे सर ने आश्वासन दिया है कि किसी भी भाषा को हम लुप्त नहीं होने देंगे और लगातार उनको लेकर काम कर रहे हैं। तो मैं सर को हृदय की अनंत गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करते हुए यह प्रमाण पत्र उनको सस्नेह भेंट करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आगे भी सर के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन, नई दृष्टि, एक तकनीकी जो हमारी चेतना है उसको जागृत करने का सर प्रयास करेंगे। तो एक बार पुनः सर का मैं परोक्ष रूप से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे आग्रह है कि अपने वीडियो को ऑन कर लें। एक बार हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें आभासी रूप से। काफी साथी हमारे केवल प्रमाण पत्र के उद्देश्य से जुटे हैं, मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूं और आज मैं अटेंडेंस ट्रैक कर रहा हूं। अभी तक 157 से 60 लोग हमारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कुछ लोग अभी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रमाण पत्र मिल जाए। तो मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि प्रमाण पत्र का मिसयूज न हो। और काफी लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि उन्हें फीडबैक फॉर्म का लिंक कब मिलेगा, प्रमाण पत्र कब मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए भी यह फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा दिया हूं। आप लोग फीडबैक फॉर्म को भरें, जैसे ही भरेंगे आपको प्रतिभागिता प्रमाण पत्र आपके मेल पर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरते रहें। तब तक मैं दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों को बता दूं। जैसा कि मैं कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा था कि ये जो तकनीकी डिजिटल साक्षरता मिशन को लेकर हम लोग प्रत्येक बुधवार को जो तकनीकी कार्यशाला चला रहे हैं, इसी के समानांतर भारतीय ज्ञान परंपरा पर 2 महत्वपूर्ण व्याख्यान, अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के व्याख्यान के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। जो पहली व्याख्यान उनका होता है वह प्रत्येक पूर्णवासी के दिन और दूसरा प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय शब्द यात्रा पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं
और सर के 10 व्याख्यान हो चुके हैं इस पर, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए हैं और बहुत जल्दी ही इन व्याख्यानों को हम लोग लिपिबद्ध करके विश्व के समक्ष रखने का भी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि जो चीजें हमारे समक्ष नहीं है, हमारे शोधार्थियों के पास नहीं है पुस्तक के रूप में, लिपि के रूप में, उसको हम सहज रूप से उपलब्ध करा सकें। तो इसी क्रम में सर का जो अगला व्याख्यान है वो 30 तारीख को है। 30 तारीख को मई महीने का अंतिम शनिवार है और उस दिन 11वीं श्रृंखला हमारी होगी, जिसमें सर पृथ्वी शब्द पर अपना व्याख्यान देंगे और पृथ्वी से संबंधित जो चर्चाएं आई हैं आदि ग्रंथ से लेकर, ऋग्वेद से लेकर अभी तक भारतीय भाषाओं में कहाँ उपलब्ध है, उन तमाम विषयों पर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और हमारी आज 78वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, जो करीब करीब समापन के हम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। हमारी जो 19वीं जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला होगी वो 3 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। आज हम भाषणी पर चर्चा किए हैं, हमारे राजभाषा विभाग के कई साथी जुड़े हुए हैं और आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो उसी कड़ी में हम भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी और शब्द सिंधु, जिसका चर्चा आज इस पटल पे भी हुआ था, इस पर हम सीडेक पुणे की मदद से हम करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना कल तक आप लोगों को हमारे तमाम जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग जरूर जुड़े, क्योंकि यह सब जो कार्यक्रम है यह ज्ञान अनुष्ठान हम लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बाजारीकरण नहीं करते हैं। एक भी शुल्क न तो आपसे लेते हैं, न तो पंजीकरण का शुल्क है, न तो ये प्रमाण पत्र जो हम लोग देते हैं आप लोगों को, जो फीडबैक फॉर्म आप लोग भरे हैं, फीडबैक फॉर्म भरने के बाद ही जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसका कोई भी शुल्क नहीं है। आप लोग ज्ञान, ये तकनीकी ज्ञान या जो हमारी ये भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो ज्ञान अनुष्ठान चल रहा है, आप लोग आभासी माध्यम से जो नेट का उपयोग हम दूसरी जगह करते हैं उसको बचा के रखें उस दिन के लिए खास तौर पर, और जुड़े उसमें। ज्ञान की जो है हवन जो चल रहा है, हवन में आप भी उसमें प्रतिभाग करें और अपनी दृष्टि को, अपनी चेतना को विकसित करें और उसके साथ साथ कुछ सीखने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आप अपनी भारतीय भाषाओं, अपनी क्षेत्रीय बोलियों के लिए कुछ कर सके, उन्हें समृद्ध कर सके और भाषणी जैसे पोर्टल पर जाकर ज्ञान दान भी दे सकें, भाषा दान दे सकें, जो खासतौर पर बहुत ही उपयोगी है। मुझे लग रहा है कि आप सभी की शंकाओं का समाधान हो गया होगा और आप सभी को प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया होगा आपके पंजीकरण मेल पर। अब समय आ चुका है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को यहीं पर विराम दें। डॉक्टर प्रवीण परदेशी साहब जी बताइए भाई साहब। सर छोटा सा निवेदन था कि मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है, जैसे हरिराम सर ने बताया कि वो यूनिकोड के सदस्य रह चुके हैं, और एक निवेदन और भी था कि फ़ॉन्ट क्रिएटर, फ़ॉन्ट बनाने वाले अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो उनका भी अगर कार्यशाला में मौजूदगी हो या सहभागिता हो तो हमें यूनिकोड और फ़ॉन्ट कैसे बनते हैं, फ़ॉन्ट का जो उपयोग है उसके बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। तो इस संबंध में आप संज्ञान लें। धन्यवाद। बिल्कुल जी, आपके सुझाव जो हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। और हरिराम पंसारी साहब जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक तकनीकी विद हैं, लगातार यूनिकोड कंसोर्टियम के साथ मिलकर काम किए, उनका एक व्याख्यान मैं करा चुका हूं। आप हमारा भाषा प्रौद्योगिकी का यूट्यूब जो चैनल है, अभी सर ने डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर ने हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है जिसपे 3000 से अधिक लोग हैं अभी तक जुड़े, आप उनसे जुड़े। और हमारे भाषा प्रौद्योगिकी का यूट्यूब चैनल आप सर्च करें यूट्यूब पर, आपको सहज रूप से मिल जाएगा और उसमें जितने हमारे ज्ञान अनुष्ठान के दौरान जो भी कार्यक्रम हुए हैं उनकी पूरी रिकॉर्डेड वीडियो वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। खासतौर पर जैसे आज का कार्यक्रम है उसका भी वीडियो हम कल तक शाम तक उपलब्ध करा देंगे आप लोगों के लिए। जो लोग लेट से जुड़े थे वो भी उसको सुन सकते हैं अपने टाइम में। और आगे चलकर हम जैसे जिस प्रकार से इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित करके अपनी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो विद्वान हैं कि फॉन्ट कैसे निर्माण किया जाता है और इस तरीके की जो जानकारी है, जो तकनीकी रूप से सशक्त लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग जरूर कराएं। अभी डॉक्टर कृष्णा आर्या महोदया बोल रही थी कि फीडबैक फॉर्म का लिंक, महोदया आप काफी देर से जुड़ी हैं, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स को स्क्रॉल करें, थोड़ा सा ऊपर जाएं। हमने 3 बार चैट बॉक्स का लिंक दिया है, बहुत ही संक्षिप्त लिंक है, बहुत ही संक्षिप्त है। आप उसको वहां से लिंक पे कॉपी, अगर हाइपर लिंक के रूप में है तो क्लिक करके आप उसको भर दें, आसानी से भर लेंगे। नहीं है तो उसको कॉपी कर लें या टेक्स्ट को कहीं टाइप कर लें, जिस ब्राउजर का यूज कर रही हैं आप उस पर टाइप करके आप आराम से भर सकती हैं। जी बताएं, अगर अभी भी किसी की जिज्ञासा कोई है तो आप रखें, आप लोगों का स्वागत है। अन्यथा हम कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, फिर शनिवार को हम लोग इसी लिंक के माध्यम से शाम 6 बजे उपस्थित होंगे।